नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रामनगर के जंगलों में भीषण आग लग गई है। ये आपको बता दें कि रामनगर के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मचा है। वन प्रभाग के जंगलों में आग लगी है और मौके पर पहुंचे हैं वनकर्मी। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। वन कर्मियों की तरफ से लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में ये भीषण आग लगी है। वनकर्मी आग को बुझाने में लगातार लगे हुए हैं। कोसी रेंज रामनगर की कोसी बैराज चौकी के समीप जंगलों में भीषण आग लगी है। मौके पर वनकर्मी पहुंचे हैं और आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर भीषण आग लगी है। वन कर्मियों की तरफ से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आग विकराल रूप धारण करते हुए नजर आ रही है। वहीं वन कर्मियों की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। वहीं वन कर्मियों की तरफ से आग को कैसे काबू किया जाए, कैसे आग पर काबू पाया जाए, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और वनकर्मी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। रामनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वन प्रभाग के जंगलों में ये आग लगी है। तो आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। रामनगर के जंगलों से सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम कि जहां पर वनकर्मी लगातार प्रयासरत हैं। ये रामनगर के जंगल की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वन विभाग का कर्मी जो है आग को किस तरीके से काबू किया जाए उसको लेकर के काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आग के गुबार को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आग अपना विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। आग से उठते धुएं के गुबार से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हालांकि आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वनकर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो बढ़ते तापमान की वजह से लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। रोहित, क्या कुछ मामला है रामनगर में आग लगने का? जी मैं आपको बताऊं कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो है ये कोसी रेंज है और कोसी बैराज के समीप टेढ़ा चौकी है, उसके सामने जो है जंगल में भीषण आग लगी हुई है और वनकर्मी मौके पे मौजूद है और वनकर्मी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग बहुत तेजी से फैलती जा रही है। रोहित, बिल्कुल क्या वजह रही, क्या आग किस वजह से लगी, कुछ पता चल पाया क्या अब तक? जी मैं आपको बताऊं कि भीषण गर्मी की वजह से जो है इस समय आग की घटनाएं जो है जंगलों में बढ़ रही हैं और वहीं कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह ही आग लगने का कारण भी बताया जाता है, क्योंकि वनकर्मी वहां पर मौके पे मौजूद है और वो आग पर पूरा काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, आग किसी तरीके से फैले ना। बिल्कुल रोहित, क्या वनकर्मियों की तरफ से कुछ बताया गया कि लगभग कब तक आग बुझाने की कोशिश में वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं कि अभी तो ऐसा कुछ वनकर्मियों की तरफ से बताया नहीं गया है, लेकिन मौके पर जो है वनकर्मियों की पूरी टीम जो है आग को बुझाने में लगी हुई, क्योंकि आग जो है काफी बड़े एरिया में लगी हुई थी। रोहित, बिल्कुल केवल ये रामनगर का मामला नहीं, दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में लगातार ये आग की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में वन प्रभाग की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि वन विभाग की तरफ से आग की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है और कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं कि जो है कि लोग जागरूक हों और जो है वन अग्नि की घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रोहित। और रुक करेंगे अब चमोली का, जहां पर श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में फंसे 4 श्रद्धालु फंसे हैं। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि 8 जून 2022 को देर रात्रि एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली
कि घाघरिया से 4 किलोमीटर आगे श्री हेमकुंड साहिब की ओर ग्लेशियर के पास कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें किसी का स्वास्थ्य भी खराब होने की आशंका है। और इस सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट घाघरिया से मुख्य आरक्षी मंगल सिंह भाकुनी के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे और इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। 4 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर जब एसडीआरएफ टीम को मिली तो उसके बाद एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान ये 4 श्रद्धालु फंसे हैं। चमोली की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया गया कि 4 श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और ऐसे में एसडीआरएफ टीम को इस बात की जानकारी होते ही एसडीआरएफ टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चमोली से ये खबर है, जहां पर श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान फंसे हुए श्रद्धालुओं की खबर मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में यात्रा के दौरान श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान 4 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर मिली, जिसमें एक श्रद्धालु का स्वास्थ्य भी ठीक न होने की बात कही गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ पूरा मामला है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के फंसने की खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये देर रात की घटना थी जिसमें जो है हेमकुंड साहिब की ओर जो रवाना हुए श्रद्धालुओं के जत्थे में 4 लोग जो है एक ऐसे स्थान पर फंस गए थे, जिसके बाद जो एसडीआरएफ को बाकायदा सूचना मिली और सूचना के तुरंत उपरांत जो है एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर रवाना हुई, जहाँ से जो है 4 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही बताया गया कि एक श्रद्धालु का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो श्रद्धालु फंसे थे उसमें से जो है 2 का स्वास्थ्य जो है खराब था, जिसमें एक का जो है गंभीर जो चोट भी लगी थी, जिसके बाद जो उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जबकि जो एक को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जो है बाकायदा उनको लगाया गया, जिसके बाद जो उनकी स्वास्थ्य में जो है थोड़ा सा सुधार है और फिलहाल जो है डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें रखा गया है। जी सौरभ, ये 4 श्रद्धालु कहाँ से आए थे और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए? देखिए, पंजाब से जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहुंचे थे। उससे पहले जो है ये यहाँ देहरादून ऋषिकेश होते हुए जो है हेमकुंड साहिब की ओर बढ़े थे, जहां पर जो है पहले इनको स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, उसके बाद ही जो भेजा गया था। लेकिन जो देर रात होने की घटना है तो लिहाजा कई जगह पर विजिबिलिटी नहीं थी, जिसके चलते जो है इस तरीके के हालात सामने आए और ये 4 लोग जो है उस स्थान पर फंसे थे, जिसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम के द्वारा इनको सुरक्षित बाहर निकाले गए। 2 लोगों को जो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाटिया, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ किया है कि 4 धाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोकने का कोई औचित्य नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकल पड़े हैं तो फिर उसे यात्रा में जाने के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु आया करते थे। पहले के समय में यह भाव हुआ करता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ से वापस लौटाएंगे या नहीं, तब आज हम सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच चुके। तीर्थयात्री को वापस कैसे लौटा सकते हैं? उन्होंने सचिव और जिलाधिकारियों को भी यह सुझाव दिए हैं कि तीर्थयात्रियों को रोकने की बजाय आगे जाने दिया जाए। यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में 1 हफ्ते तक रोके जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनके द्वारा दिए गए सुझावों के बाद यात्रा आगे बढ़ने लगी है। ने सुझाव दिया था
सेक्रेटरियों को भी कहा मैंने सरकार कि इनको जाने दें, रोके मत। हरिद्वार ऋषिकेश में हफ्ता भर रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो घर से निकल पड़ा यात्रा के लिए निकलने दो। पहले भी लोग आते थे, पहले तो ये होता था कि बैद्यनाथ केदारनाथ जाना, यानी लौटेगा नहीं लौटेगा, ये भाव था। तो आज हम कैसे कहते हैं कि वो जब सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पहुंच गया तो सब 60 वर्ष इसको वापस लौटा दे। अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्या हो, ये नहीं होना चाहिए। उसको जाने दो ना, उसकी भावना है। मैंने और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, सामने आया है कि जो यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ रावत का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से कि दरअसल यात्रियों को वापस नहीं भेजा जा सकता है, तो ये बड़ा बयान माना जा रहा है। बिल्कुल, इसे इस रूप में कह सकते हैं कि ठीक सरकार के विपरीत चलने का काम इस समय पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर कर रहे हैं। सरकार एक तरफ चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर कर रही है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन यात्रियों को वापस भेजने का काम कर रही है। सीधे तौर पर अगले स्लॉट, यानी जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, जब तक उनकी तिथि नहीं आती है, तब तक उन्हें यात्रा पर न आने की सलाह यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीधे तौर पर ऐसे ही यात्रियों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचा है, यात्रा के भाव से यहाँ पर आया है, दर्शन करने के इच्छुक है, तो उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है, बल्कि सरकार को उनके लिए रास्ते खोल देने चाहिए और उन्हें दर्शन कर देने चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान उस संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ कोई आहत नहीं करना देना चाहते हैं, इसीलिए उनको सीधे चलने की सलाह सरकार को यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर चारधाम की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो चारधाम की व्यवस्थाओं में ऐसे श्रद्धालु हमेशा ही मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं हुआ है और वो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ तो अपनी ही सरकार को नसीहत दे रहे हैं, साथ ही नियमों के विपरीत चलने की भी वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत जो बात कह रहे हैं, एक यात्रियों को, ये जो तीर्थ यात्री हैं, इनको कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए जो बात कही जा रही है कि जब इतना लंबा सफ़र करके वो उत्तराखंड पहुंच जाते हैं तब उनके यात्रा में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार बीच का कोई रास्ता सुझा सकती है, कोई रास्ता निकाल सकती है कि उनकी यात्रा प्रारंभ ही ना होने दी जाए, उत्तराखंड में प्रवेश करने के दौरान ही इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया जाए। बिल्कुल इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो चारधाम की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो यात्रा मार्गों पर आप चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या फिर रुद्रप्रयाग हो या देवप्रयाग हो, सभी जगहों पर यात्रियों को रोकने का काम प्रशासन की तरफ से इसलिए किया जा रहा है कि पहले उनका रजिस्ट्रेशन चेक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसको कोई स्लॉट नहीं मिल पाया, ऐसे यात्रियों को वापस धामों से वापस भेजने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से चारधाम में अव्यवस्थाएं ना फैल सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन यहाँ पर हो सके। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बयान एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि सरकार के लिए सलाह का काम भी कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को तोड़ने वाला इस बयान को माना जा सकता है। बिल्कुल तो ये समझा जा सकता है कि अभी बीजेपी में इन व्यवस्थाओं को लेकर एक मत राय नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल, चलिए अभय आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका। फिलहाल उधर गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। आधी रात के बाद से ही यहां पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोगों ने हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकियां लगाई हैं। लोगों को लगता है कि गंगा में लगाई उनकी एक डुबकी भी उनका बेड़ा पार कर सकती है और मोक्ष दिला सकती है। इसी कामना के साथ लोग पहुंच रहे हैं हरिद्वार और गंगा में आस्था की डुबकियां भी लगा रहे हैं। पुण्य और मोक्ष की कामना के साथ ये डुबकियां श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई जा रही हैं।
राज्य का मान्यता बहुत उत्तम है, क्योंकि आज गंगा जी ना 10 फुट ऊंचा बहती है, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। आज सब श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा होता है। ये गंगा स्नान है, परम नहाना दशहरा का। सभी यात्री लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु दूर दूर से भगत आ रहे हैं। मैं भी रामबाग शिव मंदिर का मैं भी पुजारी हूँ। मैं भी यहाँ गंगा मैया को भोग लगाने आया हूँ और अपनी मनोकामना भी माता का मांगने के लिए आया हूँ। सब गंगा माँ का आशीर्वाद मिले, सब ठीक ठाक हो, सब अच्छा रहे। बहुत अच्छा लगा नहा के। व्यवस्थाएं देखी यहाँ पर, क्या आपको देखने को मिला है? ठीक है, में क्या अलग से आपको महसूस हुआ? व्यवस्था ठीक है, एक अलग सी अनुभूति महसूस हो नहाने के बाद। बहुत एक तो तिथि का, ज्येष्ठ मास की तिथि में ऐसा, और दूसरा आज ही के दिन वो स्नान का पर्व है जो व्यक्ति को अर्ध और भौतिक और अर्ध दैविक, जितने भी दैहिक, दैविक, भौतिक आदि 10 प्रकार के पाप होते हैं, उनको मात्र गंगा जल के स्नान मात्र से गंगा उसको हर लेती है। इसलिए इसको 10 प्रकार के पाप नष्ट करने वाली या हरने वाली दशहरा वाला कहते हैं। इसलिए हर हर गंगे कहते हैं, अर्थात हमारे पापों को हर ले। आज गंगा दशहरा है और माना जाता है कि आज के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं, आज सुबह बिल्कुल तड़के से ही जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, गंगा का स्नान यहाँ पर शुरू हो गया था। सुबह तड़के से ही लोग यहाँ पर हर की पैड़ी पर पहुँच रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग हर की पैड़ी पर इस समय आप देख सकते हैं कि स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर हरिद्वार की तरफ बढ़ रही है। लोग हर की पैड़ी और अन्य जो घाट हैं गंगा के, उन पर स्नान यहाँ पर लगातार सुबह से चल रहा है और शाम तक लाखों की बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्नान होगा। और अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पुलिस ने एक दिन पहले ब्रीफिंग में बताया था कि वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा जो कर्मी हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों की जो यहाँ पर हरिद्वार स्नान को लेकर भी जो एक आतंकवादी सूचना यहाँ पर मिली थी कि वो कुछ भी घटित कर सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस सतर्क है। लोगों यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सघन अभियान करा रखा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। वहीं चंपावत जनपद के पोखरी गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली किताबें छात्रों को बांटने के बजाय सड़क किनारे नालियों में मिलने पर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार से इस दिशा में जांच की मांग की है। आप नेता जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि मामला गंभीर है और चंपावत से विधायक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, और अगर वही शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है तो फिर अन्य जगहों पर शिक्षा विभाग किस प्रकार से अपनी मनमानी करता होगा, यह किसी से छिपे नहीं होगी बात। और इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैतुरा हमारे साथ फोनलाइन पे बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से पोखरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है कि नालियों के पास किताबें पड़ी हुई मिली हैं, आम आदमी पार्टी ने हमला बोला है, क्या कुछ और खबर पर अपडेट है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे अभय से और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि पोखरी गांव की नालियों में किताबें मिली हैं और सरकार की आग्रह किया गया है सरकार से कि उचित कार्रवाई की जाए, जो भी इस पूरे मामले में दोषी है। आम आदमी पार्टी ने ये मांग की है और दरअसल कहा है कि चंपावत विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है और चंपावत से विधायक हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो ऐसे में चंपावत के यदि ऐसे हाल होंगे तो अन्य विधानसभाओं के अन्य क्षेत्रों के क्या हालात होंगे, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ी मांग की गई है और कहा गया है कि जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।
देहरादून में परिवहन निगम आरटीओ में खड़े वाहनों का 11 जून को नीलामी होगी और ये नीलामी आरटीओ विभाग करेगा। आरटीओ ने नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उन सभी की जानकारी के लिए नोटिस को चस्पा कर दिया गया है। तो 11 जून को ये नीलामी होगी। विभागीय अधिकारियों की तरफ से नीलामी की जाएगी, विभाग नीलामी करेगा और इसकी तैयारी आरटीओ विभाग ने पूरी कर ली है। तो दरअसल आपको बता दें कि अब आरटीओ विभाग में खड़े वाहनों की नीलामी होगी और आरटीओ विभाग ने इस नीलामी की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ देहरादून संभाग के अंदर हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि बंद खड़ी हुई हैं और जिन पर कि टैक्स बकाया है। उन बंद गाड़ियों की हम नीलामी करने जा रहे हैं 11 जून को और उसकी नीलामी देहरादून ऑफिस में होगी। ये लगभग 200 गाड़ियाँ हैं, 180 से 200 गाड़ियाँ हैं और नीलामी की प्रक्रिया यहीं 11 जून को आरटीओ ऑफिस में होगी और उसके नियम कानून हमने स्पष्ट कर दिए हैं। उसका हर एआरटीओ ऑफिस में उसका नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर दिया गया है। जो हमारे अखबार हैं, मुख्य अखबार हैं, उन पर भी उसका एडवर्टाइजमेंट पहले निकाल दिया गया है। अब हम 11 तारीख को पूरी तरह तैयार हैं कि इसकी नीलामी बिल्कुल नियम अनुसार कर सकें। हमारे यहाँ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चंपावत उपचुनाव के दौरान सीएम ने इसको लेकर कमेटी की गठन भी कर दिया था। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जगह दी गई है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में कैसे पारदर्शी यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू होगा, यह बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पूरा सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये कवायद दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो सेंटर का मामला है। दूसरा, आपने सारी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लिए अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लाना है तो उस समिति में भी आपको सारे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने 5 सदस्यीय समिति बनाई और सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होगा, ऐसा विश्वास आप कैसे दिलाएंगे? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ फोनलाइन पे बने हुए हैं। सौरभ, ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मंशा है उस मंशा पर भी कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो केंद्र का मामला है, लेकिन उसके बावजूद जो राज्य सरकार ला रही है, जो कमेटी गठित की है उसमें चारों जो लोग भर रखे हैं उसमें सिर्फ एक ही धर्म और समुदाय के लोग रखे हैं। लिहाजा जो है पहले सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले उस कमेटी को बेहतर बनाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ जो एक ही धर्म समुदाय को जो है उस कमेटी में जगह दी है, जिससे पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है और किस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू हो पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब सियासत चालू है उत्तराखंड में और जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से बड़े सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि एक ही धर्म के लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा जाहिर होती है और ये बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। सभी धर्मों से लोगों को जोड़ने की बात कही गई है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले ये कहा गया है कि दरअसल पहले गठित की गई कमेटी को ठीक किया जाए और उसमें सभी धर्म के लोगों को जोड़ा जाए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठाई गई है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आए दिन जो बात करती है, लाने का जिक्र करती है, उसको लेकर के जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें एक ही समुदाय के 4 लोगों को क्यों रखा गया है। सभी समुदाय और सभी धर्मों के लिए यदि कॉमन सिविल कोड आ रहा है तो सभी धर्म और समुदाय के लोगों को इस कमेटी में जोड़ना चाहिए था और उनकी राय मशविरा भी इस कमेटी में लेनी चाहिए थी। इसके बाद इस कोड को लागू करने का, इस कानून को लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।